बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 हिंदी मल्हार का पहला पार्ट, पहली कविता स्वदेश को पढ़ा, समझा और उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम इसके दूसरे पार्ट दो गौरैया को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए पार्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी जो भी नई अपडेट है, जो भी वीडियो है, आपको लगातार मिलती रहेगी। और जो बाकी जो हमारे दूसरे वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। दो गौरैया यानी कि पक्षी होते हैं गौरैया, तो उन्हीं की यहाँ पे बात है। लेखक अपनी कहानी, खुद की कहानी बताते हुए शुरुआत करते हैं कि घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। यानी कि एक लेखक है, एक लेखक की माँ है और एक लेखक के पिताजी हैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय जानते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। कौन है दूसरे मालिक? आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। बहन के घर के आगे एक पेड़ है, बड़ा सा आम का पेड़ है, और तरह तरह के अलग अलग प्रकार के पक्षी उस पेड़ में आते हैं। जो भी दूर से उड़ता हुआ आया वो पेड़ में आ जाता है। जिसने दिल्ली की टिकट ले ली वो दिल्ली के लिए रवाना होता है और सीधा इनके घर आ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये घर हमारा सराय बना हुआ है ना। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, यहाँ कभी तोते पहुँचाते हैं, तो कभी कौवे, कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। कई लोगों को पक्षियों का गाना क्या लगता है? पक्षियों का चहचहाना बड़ा मीठा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ जो लेखक के पिताजी हैं वो कहते हैं कि इतना शोर मचाते हैं कि कान के पर्दे फाड़ देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आप सुबह सुबह पार्क में जाते हो, आपको पक्षी की आवाज़ कैसे लगती है? मतलब कान के पर्दे फाड़ने वाली लगती है या अच्छी लगती है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप पार्क जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये भी आप कमेंट में बताना। अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भी ज़रूर हमें बताएं, ताकि हमें लगे हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं घर के अंदर। ये घर के बाहर का हाल है। आम के पेड़ में तरह तरह के पक्षी बैठ रहे हैं। अच्छा, घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। बीसियों तो चूहे हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागम भाग पकड़म पकड़ाई करते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हाँ, ठीक से सो नहीं पाते। मतलब क्या है कि जब इतने सारे चूहे घूमेंगे तो नींद कहाँ आएगी। चूहे इधर उधर भागते हैं तो बर्तन भी गिरते हैं, डिब्बे भी खुलते हैं, प्याले भी टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी लगती है। मतलब हर चूहे पे भी नज़र है बाबूजी की। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, कमाल है, उसे शायद गर्मी लग रही है। एक ही मौसम में एक को गर्मी लग रही है, एक को सर्दी लग रही है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है। ऐसा लगता है इनका घर नहीं, बल्कि क्या है, एक तरह से कह सकते हैं चिड़ियाघर तो पेड़ है, और बाहर अंदर जो है पक्षियों के लिए है। बिल्ली घर के अंदर रहती नहीं है, लेकिन उससे घर पसंद है। वह कभी कभी झांक जाती है, और मन आए तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आए तो बाहर से फिर आऊँगी कह करके चली जाती है। मतलब बाबूजी ये भी नोट करते हैं कि बिल्ली ने फिर आऊँगी कह दिया और चली गई, कहकर चली जाती है। शाम पड़ते 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पंख फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, क्या गजब का घर है, और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले। भाई इतने सारे जीव जंतु, छिपकली है, चींटी है, और मच्छरों की तो बात ही नहीं। गर्मियों में मच्छर तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं ना। खून भी तो आखिर उन्होंने हमसे टेस्टिंग के लिए ले जाना है ना, तो मच्छर हमारा ब्लड ले जाते हैं और टेस्ट करके हमें दे देते हैं। अब घर एक दिन 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आई।
एक दिन घर में 2 गौरैया अचानक घर के अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। शायद किराए पे ले रहे हो या खरीद रहे हो। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती है तो कभी किसी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। शायद देखने आई थी कि पता नहीं, अब ये स्टूडेंट हैं शायद, और ये किराए पे रहने के लिए देख रहे थे। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछाया हुआ। वह पूरा गद्दा बिस्तर रजाई कंबल उम्बल सब एसी वेसी लगा दिया और सामान भी ले आई है और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। भाई इनका घर किसको पसंद ना आए हैं। कबूतर, छिपकलियाँ, चूहे, बिल्ली, गौरैया, तोते, मतलब सारे सब पसंद आ जाता है। वैसे अच्छे लोग हैं जो पक्षियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। अब ये जो 2 गौरैया आई हैं ये अब जाएंगी नहीं। अब इन्होंने घोंसला बना दिया। घोंसला बना दिया तो अब इनका घर हो गया भाई है। अब तो अपना घर छोड़ के थोड़ी जाएंगी। तो माँ कह रही कि अब ये जाने वाली नहीं है। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर करते रहें कि आपके घरों में किन चीज़ों ने डेरा डाला है। चूहे जो घरों में मिलते हैं, कबूतर जो कि घरों में मिल जाते हैं, छिपकलियाँ भी होती हैं घरों में, और क्या क्या है, पक्षी वगैरह है। तो आपके घर में बिल्ली है, कुत्ता है, क्या है। कई लोग कबूतर पालते हैं, कई लोग खरगोश पालते हैं, कई लोग वो वाइट वाले चूहे पालते हैं, है ना। वो वाइट वाले बड़े से चूहे होते हैं तो वो खरगोश की तरह दिखते हैं। आपके घर में किसने डेरा डाला है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिताजी क्या कहते हैं आगे देखो। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी बाहर निकाल करता हूँ, अभी इनके निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य से कहा। कमेंट मार दिया, अच्छा चूहे तो तुमसे निकले नहीं, अब चिड़ियों को भी निकालोगे। आगे माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। पर कमेंट मारेंगे तो उबलेगा ही, है ना। वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर के जोर से ताली बजाई और मुंह से क्या पक्षियों को भगाने के लिए बाहें झुलाई और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शशु करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकाल के नीचे की ओर जाकर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। तो माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या हुआ, पिताजी को गुस्सा आ गया। माँ इसमें हंसने वाली क्या बात है। भाई पिताजी ड्रामा कर रहे हैं ना, तो माँ को हंसी आ गई। हंसने वाली क्या बात है पूछ लिया। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है, वैसे घर का ऐसा माहौल होना चाहिए। हंसकर बोली, चिड़िया तो एक दूसरे से पूछ रही है कि आदमी कौन नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब पक्षियों को भगाना है तो कूदना पड़ेगा। वो नाच रहे थे, माँ ने मजाक कर दिया कि ऐसा लग रहा जैसे पक्षी कह रहे हैं कि ये आदमी नया कौन आ गया, अजीब सा नौटंकी सा जो डांस कर रहा है। और चिड़ियाओं को मज़ा आ रहा डांस देखने में, इसलिए झाँक झाँक के देख रही है। गौरैया घोंसले में से निकल कर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ गया। माँ फिर हंसने लगी, यह निकलेंगी नहीं, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। और अगर पक्षी अंडे दे देते हैं तो फिर वो निकलते नहीं। हाँ, वो पूरा जब बच्चे हो जाते बड़े तभी निकलते हैं। निकलेंगे कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठा करके पंखे के गोले को टकोरा, ऐसे मारा उस पर। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पे जा बैठी। बड़ा मज़ा आ रहा। गौरैया यहाँ से वहाँ जा रही हैं। इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। माँ भी मज़े ले रही है।
हैं। ये नहीं कि कुछ काम कर लूँ मैं भी पक्षियों को भगाने के लिए, लेकिन माँ पिताजी को देख रही है, पिताजी नौटंकी करे जा रहे हैं, पक्षियों को मज़ा आ रहा है, पक्षियों को लग रहा है कि आँख में चोनी खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है। पिताजी गुस्से में, माँ हंस जा रही है तो पिताजी और ज़्यादा गुस्से में आ जा रहे हैं। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके, एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पे जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पे जा बैठी। मज़ा आ रहा है ना, ऐसे दौड़ रहे हैं। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयाओं को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। ऐसा क्यों? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि माँ ने कहा कि सारे दरवाजे आपने खुले छोड़े हैं, एक दरवाजे को खुला छोड़ो, बाकी सारे बंद कर दो। जब सारे बंद कर दोगे, एक दरवाज़ा खुला छोड़ोगे, तो ही गौरैया या चिड़िया बाहर निकलेंगी। ऐसा क्यों कहा होगा माँ ने? आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। अब पिताजी ने मुझे झिड़क के कहा, तू खड़ा क्या कर रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर। किसे कहा? लेखक को, क्योंकि लेखक भी है ना घर में, लेखक भी देख रहा है, मजे ले रहा है। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए और केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। इस बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। भाई साहब बच गए। माँ के सिर पे लग जाती तो मुझे लगता है कि फिर तो बवाल मच जाता। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुले वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर जा बैठे। मैंने काम कर दिया। वाह, मज़ा आ गया। सब लोग तालियां बजाने लगे, सारे खुश हो गए। भाई गौरैया पक्षी भगा दिए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी। है बाहर चली गई थी, फिर अंदर कैसे आ गई? और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठा के ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। मैं बाहर चली गई तो अंदर कैसे आ गई? कमाल है। दरवाजे के नीचे से आ गई, माँ बोली। अच्छा, दरवाजे के नीचे से थोड़ी जगह खुली हुई थी। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती नहीं, बैठे बैठे हंसी जा रही थी। मज़े ले रही है माँ भी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़ी। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद फिर कमरे के अंदर मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई जिसका शीशा टूटा हुआ था। भाई चिड़िया को क्या चाहिए? थोड़ी सी जगह चाहिए और वो अंदर आ जाती है। बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो पिताजी भी बड़े पसीने से तर हो रहे हैं और डंडा लेकर के घूम रहे हैं। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडी भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। ये ध्यान रखा करें आप भी। अगर पक्षी खुले हैं तो आप कोई बात नहीं, उन्हें भगा दो, लेकिन अगर उन्होंने घोंसले में अंडे दे दिए हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने अंडों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी। आज इंसान भले अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है, अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता है, उन्हें प्यार ना करे, लेकिन ये जो चिड़िया हैं या जानवर हैं, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जान देने को तैयार होते हैं अपने बच्चों के लिए। आपने देखा होगा चिड़िया घोंसले को छोड़ करके कहीं नहीं जाती है। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पे जा बैठी। इतनी में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झाँक के देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। हम लोग नीचे उतर के आए तो वे फिर मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार आपकी किताब का भी नाम है। क्या होता मल्हार? एक राग है ना, गाने का एक मतलब एक राग होता है ना।
पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो जाते तो ना जाने किस रास्ते वे घर के अंदर घुस आती थी। ये गौरैया पक्षी अपने बच्चों को छोड़ कर के नहीं जाती हैं। पिताजी परेशान उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर में वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई थी, वह कहने लगे वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फ़ौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था, आसान है घोंसला तोड़ना, लेकिन क्या घोंसला तोड़ना चाहिए? घोंसला मतलब घोंसला नहीं होता, वो तिनकों का एक मतलब तिनके इकट्ठे करके सिर्फ घोंसला नहीं बल्कि पक्षी अपना मकान बनाते हैं। हम अपना मकान बनाते हैं, घर लेते हैं, खरीदते हैं और एक मेहनत करते हुए उसे बढ़ाते हैं। सोचो अगर कोई तोड़ दे तो कैसा लगेगा, बड़ा बुरा लगता है ना। तो इसलिए चिड़ियों का भी ये घर होता है, ये वो भी बड़ी मेहनत से बनाते हैं, एक एक तिनका उठा के जुटा के लाती है। और हम इंसान क्या करते हैं, पल भर में उनके घोंसले को तोड़ के और तितर बितर कर देते हैं। सोचो क्या बीतती होगी उन पक्षियों पे, उन चिड़ियाओं पे। सच में अच्छा स्टूल ले आए उन्होंने। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। किसी को बाहर निकालना हो तो घर तोड़ दो, घर टूट जाएगा तो वो बाहर निकल आएंगी। लेकिन कितना गंदा सोच रहे हैं पिताजी। शायद उन्हें एक इंसान होने के नाते ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। घोंसले में से कई तिनके बाहर अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पे जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फर्राते हुए नीचे गिरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल आए, माँ फिर हंसकर बोली। अब 2000 तिनके और निकाल आएंगे। भाई ना जाने कितने तिनके होते हैं, घोंसला एक तिनका से नहीं कई तिनकों से बनता है। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे 2 गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी क्योंकि घोंसले को छेड़ना शुरू कर दिया था। अभी तक तो गौरैयों के साथ वो बाहर कर रहे थे, अंदर कर रहे थे, तो गौरैया एक तरह से खेल समझ रही थी। लेकिन अब जैसे पिताजी ने घोंसले को छेड़ना तोड़ना शुरू कर दिया तो गौरैया उदास बैठी, सोचने लगी कि हमारे घर का क्या होगा। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे तिनके लाठी के सिरे साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और खिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। बेचारे अपने घोंसले के लिए परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए दुखी हैं। क्या होगा हमारे घर का, क्या होगा हमारे बच्चों का? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, सोच रहे हैं दोनों गौरैया। पिताजी के हाथ छिटक गए। यह क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही है और ची ची किए जा रही है। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का वह बहुत बड़ा हिस्सा था। नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? दोनों गौरैया छोटे बच्चे उनके और वो अपने माँ बाप को ढूंढ रही हैं। सोचो जब बच्चों से उनके माँ बाप दूर हो जाते हैं तो कैसा लगता है उन बच्चों को।
जब माँ बाप से उनके बच्चे बिछड़ते हैं तो कैसे लगता है उन माँ बाप को। यहाँ पे ऐसी ही परिस्थिति दोनों के सामने है। पिताजी जो कि इन दोनों को, माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से मिलवा भी सकते हैं और इनको हमेशा के लिए जुदा भी कर सकते हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। मैंने फिर देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़ कर के अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा यानी कि दाना डालने लगी। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। क्या मज़ेदार सा ये अंत होता है कहानी का। और मुझे लगा था शुरुआत में कि कहीं पिताजी घोंसलों को तोड़ न दे, बच्चों को बाहर न कर दे, और कहीं माँ बाप से बच्चे बिछड़ न जाए, बच्चों से माँ बाप बिछड़ न जाएं, कहीं बच्चे अनाथ न हो जाएं। कुछ ऐसी जो विचार हैं वो मेरे मन में आ रहे थे। मुझे लगता है आपके भी मन में आ रहे होंगे। भीष्म साहनी की ये बहुत ही अच्छी रोचक कहानी जो कि हमें सिखाती है कि ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी सहनशील और संवेदनशील होता है, क्योंकि अंत में पिताजी ने उन्हें अलग नहीं किया जब पता लगा कि दो नन्ही चिड़िया भी मार्केट में आ चुकी हैं। तो आइए देखते थोड़ा सा हम भीष्म साहनी के बारे में पढ़ते हैं। भीष्म साहनी ने ये कहानी लिखी है। भीष्म साहनी चित्र आप देख रहे हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। तो लेखन में भी हमें प्राइज़ मिलता है, ना सिर्फ आर्मी में, ना सिर्फ हमें दूसरे कामों में, बल्कि लिखने में भी हमें पुरस्कार मिलता है। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, समझाना अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और आप मुझसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पहला हमारे पास जो मल्हार में जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो मेरी समझ से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक पे स्टार लगाना होता है। स्टार के मतलब आप टिक कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों में से एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, है ना। आइए प्रश्न देखते हैं। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि पिताजी ने घर को सराय क्यों कहा। तो 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में देखिए घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं, ऐसा हो सकता है। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। लेकिन घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ना सिर्फ पक्षी बल्कि विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक है। और क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि इसके एक से ज़्यादा उत्तर भी हो सकते हैं, तो हो सकता है आप दूसरे वाले उत्तर को भी सही मान रहे हो, तो कोई गलत नहीं होगा। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को। तो घर के असली मालिक किसे कहा है? आप थर्ड ऑप्शन देखिए, जीव जंतु को जो उस घर में रहते थे। और पिताजी ने कहा कि हम तो जैसे किराएदार हैं, जैसे घर हमारा है ही नहीं, जैसे घर इन्हीं का है। तो कहानी में तो जीव जंतुओं से ही लग रहा है, क्योंकि मम्मी के बारे में नहीं है यहाँ पे, पापा के बारे में नहीं बताया है, लेखक ने अपने बारे में नहीं बताया, बल्कि ज़्यादा पशु पक्षी जीव जंतुओं के बारे में बताया है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी है। गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? आइए, दोनों ने खुशी से उनका स्वागत किया, ऐसा तो नहीं। अब आप दूसरा देखेंगे कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया, है ना। तो ये आप ये देख सकते हैं कि माँ हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी, व्यंग्य कर रही थी, कमेंट मार रही थी, टोंट मार रही थी, लेकिन माँ ने कहा कि इन्हें बाहर
मत निकालो, और अंत में पिताजी ने भी उन्हें निकालना बंद कर दिया। अगला है कि माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती, इससे क्या पता चलता है? भाई माँ बार बार मुस्कुरा रही है, उन्हें मजाक सा बना रही है, हंस रही है पिताजी के ऊपर, क्या लगा आपको? तो इसका आंसर है कि माँ पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते हैं माँ को। तो माँ को पिताजी के जो प्रयत्न हैं वो व्यर्थ लग रहे हैं। भाई ये कभी नाच रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पक्षियों को डांस दिखा रहे हैं, है ना। पक्षियों को लग रहा है कि भाई नया आदमी अजीब सा कौन आया है। तो इस तरह से माँ जो है व्यंग्य में हंसती है। और जब हमारे प्रयास गलत होते हैं या अजीबोगरीब होते हैं तो हमें भी हंसी आ जाती है। अगला सवाल है गौरैया, कहानी में गौरैया को बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो ये है कि अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। भाई बार बार बाहर भगा रहे थे पिताजी, वो फिर अंदर आ जा रही थी, कभी दरवाजे के नीचे, कभी रोशनदान से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, जैसे तैसे वो अंदर आ रही थी। इसका मतलब क्या है कि हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं। प्रयास करते रहिए। अगर आपसे कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, उसे ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए। आप राइटिंग आपकी ख़राब है, बार बार लिखते जाइए। आप रीडिंग नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉब्लम आती है, बार बार रीडिंग करते जाइए, प्रयास कीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। यही सिखाया है दोनों गौरैया ने। अंत में पिताजी हार गए, जबकि पिताजी इंसान थे, डंडा उनके हाथ में था, फिर भी पिताजी हार गए, दोनों गौरैया जीत गई। तो कैसे? निरंतर प्रयास उन्होंने जारी रखा। ठीक है, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, तो आप उन्हें ज़रूर डिस्कस करें कि भाई आपने कौन सा उत्तर चुना और क्यों चुना। मिलकर मिलान करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉलम ए कॉलम बी दे रखे हैं और प्रत्येक वाक्य में 2 अर्थ दे रखे हैं, है ना। तो एक वाक्य के 2 अर्थ दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा सही है? तो देखो एक बार, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हैं ऑप्शन दे रखे कि पक्षियों का शोर बहुत तेज़ होता है, लेकिन लोग उन्हें संगीत की तरह सराहते हैं। ऐसा तो नहीं है, पक्षियों की आवाज़ तेज़ नहीं होती है। दूसरा है कि पिताजियों को पक्षी का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता है ना। ऐसा ही है, ये सच है कि पिताजी को वो शोर लग रहा है, शोर नहीं है, पक्षी बड़ा मीठा गाते हैं। इसी तरह से दूसरा देखो, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो इसका सही आंसर 2 ऑप्शन में, अच्छा दोनों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, मैंने टिक भी कर रखा सही आंसर को। ये 2 ऑप्शन, पहला है कि आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। पक्षी पेड़ पर तंबू लगा कर रहते हैं, जैसे किसी ने मेले में डेरा डाला हो, तो पक्षी तंबू तो डालेंगे नहीं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो ये टिक भी लगा रखा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आंसर अपने देख सकते हैं। आइए तीसरा ऑप्शन, वीडियो लाइक करने में कंजूसी न करें। वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। दूसरा, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से नहीं सो पाते हैं। कभी बर्तन गिर रहा है, कभी कोई चीज़ गिर रही है, कभी कहीं, कभी तो शोर बड़ा मचता है चूहों से। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। पहला वाला, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए, जैसे कि जीत गए हों, उन्होंने जंग जीत ली हो। इतने में रात पड़ गई, का मतलब है कि कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। जब हम लोग नीचे उतर के आए तो वे फिर मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। पहला वाला ठीक है। ओके, अब यहाँ से हमारे अपने उत्तर फिर से डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा ये एक नया सिलसिला जुड़ा है कि अपने आंसर को डिस्कस कीजिए क्लास में दूसरे बच्चों के साथ, ताकि दूसरे बच्चों ने कौन सा ऑप्शन टिक किया, उन्होंने क्यों टिक किया, आपने कौन सा किया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एक्टिविटी और गेम खेल सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। अपने दोस्तों के साथ सिर्फ गप्पे नहीं मारनी होती, आप डिस्कस किया करें। अब पंक्तियों पर चर्चा करेंगे।
पाठ में से चुन करके कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में भी साझा करेंगे। पहला है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना दिया, इसका क्या मतलब है। दूसरा, एक दिन घर अंदर घुस नहीं पाएंगी तो घर छोड़ देंगी, इसका क्या मतलब है। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, इसका क्या मतलब है। तो आइए इन तीनों का आंसर हम चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है कि था, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना दिया, क्या मतलब है इसका। जब पिताजी के भरसक यानी कि कठिन प्रयास द्वारा भी गौरैया नहीं उड़ी तो माँ ने कहा कि अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया होगा, और जब चिड़िया घोंसला बना लेती तो वो जाती नहीं है। हाँ, घोंसला नहीं बनाया है तो उससे पहले वो निरीक्षण कर रहे थे, अगर उन्हें यहाँ से भगा दिया जाता तो वो यहाँ नहीं रहती, फिर दूसरी जगह चली जाती, लेकिन उन्होंने निरीक्षण किया, वो वहाँ बैठी और उन्हें भगाया नहीं गया। तो जब उन्होंने अंडे दे दिए तो घोंसला बना दिया, फिर वो नहीं जाती हैं। अब ये नहीं उड़ेंगी, पहले उड़ाते तो उड़ जाती, क्योंकि माँ जानती है कि अब उन्होंने पक्का घोंसला बना दिया है, अब वे वहाँ अंडे देंगी, तो अंडे देंगी तो अब जाएंगी नहीं, हैं। तो भाई घर बनाने के बाद कौन जाएगा। एक बार घर ना बने तो फिर यहाँ सोचे आदमी कि वहाँ बनाऊँ वहाँ बनाऊँ वहाँ बनाऊँ, एक बार घर बन गया तो फिर वहाँ लोग रहते ही हैं। आप ये देखो बहुत जगह झुग्गियाँ बन जाती है, तो झुग्गियाँ बनने से पहले अगर उन्हें हटा दिया तो ठीक है, लेकिन एक बार झुग्गी बस गई फिर हटाना इतना आसान नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी, है ना भाई, एक दिन घर में नहीं आएंगी तो छोड़ देंगी। पिताजी जब बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला तो कहा कि सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाएं, एक दिन अगर वो घर के अंदर नहीं घुसेंगी तो घर छोड़ देंगी। ऐसा ही होता है, अगर एक दिन हम एक दो दिन किसी को घर से बाहर या उसका अपमान कर देते तो उसके बाद वो नहीं आते, ऐसे ही वो चिड़ियाओं के लिए भी कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी जब गौरैयों को घर से बाहर निकालना चाहते थे तो उनका घोंसला तोड़ रहे थे, और किसी का घर तोड़ दो तो घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो दोबारा वहाँ नहीं आते हैं। तब उन्होंने ये शब्द कहे कि किसी को सचमुच घर से बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ दो, और चिड़ियाओं का घोंसला टूट जाएगा तो फिर नहीं आएंगे, है ना। तो वैसे बहुत गलत बात है, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। बड़ी मेहनत लगती है घर बनाने में, बड़ा प्रयास होता है, और जब घर बन जाता है तो उसकी वजह से तोड़ना ठीक नहीं है। आइए अब सोच विचार करके लिखने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके पास। तो आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा। घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक यानी कोई प्राणी, आपको उसकी कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। 3 पात्र हैं, गौरैया हैं और बाकी क्या है, अन्य जीव जंतु हैं। तो आइए देखते हैं। मुझे कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा, और रियली मुझे भी अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि माँ का स्वभाव बड़ा दयालु भी है, सहानुभूतिपूर्ण भी है और मजाकिया भी है। माँ मजाक कर रही है और हंसी ठिठोली कर रही है। पिताजी को गुस्सा आया है, उस समय तो सीरियस हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी माँ मजाक कर रही है ना। वे घर में आई गौरैयों को तंग नहीं करती, बल्कि उन्हें उनके प्रति ममता, अपनापन, प्यार का भाव रखती है। तभी तो उन्होंने कहा कि इन्हें बाहर मत निकालो, रहने दो। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया। उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा, ये भी सवाल है कि वह कहाँ बनाया और वहीं क्यों बनाया। क्या वो बेड में बनाती है घोंसला? नहीं। क्या वो आंगन में बनाती है? नहीं। तो घोंसला कहाँ बनाती है, जहाँ आम लोगों का पहुँचना इतना आसान नहीं होता, यानी कि टॉप में बनाती है, और जहाँ छुपा हो, खुले में नहीं बनाती है ना। लेखक के घर में चिड़िया ने घोंसला पंखे के गोले में बनाया था। उसने घोंसला वहीं इसलिए बनाया क्योंकि वह स्थान उसे सबसे अधिक उपयुक्त और सुरक्षित लगा, क्योंकि दूर होना और जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। अपनी उत्तर समर्थन में कहानी के उदाहरण दीजिए कहानी से। हाँ बिल्कुल, रियली मैंने आपको कहानी में भी समझाया कि पशु पक्षी जीव जंतु भी इंसानों की तरह, बल्कि इंसानों से ज़्यादा अपने परिवार से लगाव रखती हैं। चाहे दिन भर जहाँ उड़ेंगी
चलेंगी। शाम को अपने घर, अपने घोंसले में, अपनी गुफा में जीव जंतु सारे आते हैं और अपने बच्चों का दाना पानी का ख्याल रखते हैं। हाँ, पशु पक्षी भी अपने घर परिवार का महत्व समझते हैं। वे भी अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, घोंसला बनाते हैं और उन्हें पालते हैं। जैसे गौरैया ने भी घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए, फिर बच्चों की रक्षा की। तो कहानी में भी हमें यही संदेश मिलता है कि जैसे इंसान वैसे जीव जंतु सारे अपने घर परिवार की रक्षा करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, जब अपने बच्चों के लिए माँ भयंकर भयंकर स्टेप ले लेती है। एक गाय भी अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ जाती है, एक चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए सांप से लड़ जाती है, अपनी जान की परवाह किए बिना। तो ये माँ का जो माँ बाप का प्यार है बच्चों के लिए, बच्चों को भी अपने माँ बाप के प्रति इतना प्यार होना चाहिए कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं, कितना करते हैं। ज़रा सोचना कभी कि आपकी मम्मी, आपके पापा आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना आपके लिए प्रयास करते हैं और आप उन्हें बदले में क्या देते हैं। सोचना ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत कुछ करते हैं तो आज जाएं और अपने मम्मी पापा से लिपट के और उनकी जो बातें हैं उनकी जो ज़रूर करें, उन्हें हेल्प भी करें और साथ में उनका कहना ज़रूर मानें। अगला प्रश्न है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर के आते हैं। आप भी कहते होंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, या मैं झुकूंगा नहीं, या मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसका मतलब आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप हार नहीं मानते। इस कथन से पता चलता है कि वे सख्त हैं, तनुक यानी कि तुनक मिजाज हैं, अनुशासन प्रिय हैं। उन्हें बस चाहिए तो चाहिए और हटाना है तो हटाना है। वे घर में गंदगी और अव्यवस्था पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे गौरैयों को भगाना चाहते हैं। हालांकि अंत में उनका हृदय पिघल गया, क्योंकि उन्हें पहले नहीं पता था कि घर में गौरैया ने अंडे दिए हैं, बच्चे दिए हैं। जैसे उन्हें बच्चों का पता लगा तो उन्होंने फिर हटाया नहीं और वो भी मुस्कुराने लगे। लेकिन वैसे आमतौर पे देखा गया कि जब घर में कबूतर आ जाते हैं और बहुत गंद मचाते हैं, वहीं मतलब क्या क्या कर जाते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। आपके भी ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ चिड़िया या चूहे या कुछ उन्होंने गंद मचाया हो, आपको परेशान किया हो, कॉकरोचों ने? तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको किसने कितना परेशान किया, या आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन को। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया, यह बदलाव क्यों आया? जब पहले आपने देखा कि वो चहचहा रही थी, चींची कर रही थी, बहुत कुछ इधर उधर उछल कूद मचा रही थी, लेकिन जैसे पिताजी घोंसले पे छेड़ने लगे वे इमोशनल हो गए, वे रोने वाले मुद्रा में हो गए, ना चींची करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पिताजी बड़े सख्त हैं, अब वो हमारे घर को तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे। तो अपने बच्चों के प्रति जब माँ बाप देखते हैं कि कुछ अनहोनी हो रही है तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। गौरैयों को पिताजी कितना भी भगाते थे लेकिन वे फिर वापस आ जाते थे। उन्हें खेल लगता था, क्योंकि वे घोंसला बनाकर अंडे दे चुकी थी। तब पिताजी उनके घोंसले को तोड़ना चाहा तो दोनों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ घबरा गई, कुछ काली पड़ गई। अब वे चहक भी नहीं रही थी। जब उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं तो वे फिर चहचहाने लगी। तो ये होता है माँ बाप का बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चों के लिए चिंता। बहुत चिंता करते हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए। सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं। माँ दिन भर काम करती है, खाना बनाती है, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? भूल जाते हैं न माँ बाप की सेवा करना, न उनकी बातें मानना। पिताजी सुबह से रात तक लगे रहते हैं, काम पे लगे रहते हैं और कमा के लाते बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद भूल जाते हैं। आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप बस आज से अपना नेचर बदल लीजिए, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों में घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए तो आप बना सकते हैं। पहले वे दरवाजे से आते थे, फिर वो दरवाजे के नीचे से आते थे, फिर रोशनदान से आते थे, और फिर बाद में पता नहीं कहाँ से आते थे, वो बताया नहीं। तो सारा आप आराम से बना सकते हैं, आपको बड़ा ईजी लगेगा। अगला
प्रश्न है, इस कहानी को कौन सुना रहा था, आपको यह क्या बात कैसे पता चली? तो यह कहानी भीष्म साहनी लेखक सुना रहे थे, क्योंकि वो मैं की बात कर रहे हैं और मैं कौन होता हमेशा लेखक होता है। यह बात हमें कहानी की शुरुआत में पता लगी, क्योंकि उन्होंने कहानी में शुरू किया था कि हम घर में 3 ही लोग हैं। अच्छा, माँ और पिताजी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो कहानी कौन सुना रहे हैं? मैं सुना रहा हूँ। मैं कौन हूँ? लेखक हूँ। लेखक कौन है? भीष्म साहनी। माँ बार बार क्यों कह रही क्या होगी कि गौरैया आप घर छोड़ के नहीं जाएंगी? माँ इसलिए बार बार कह रही हैं क्योंकि गौरैया उन्होंने ममता देखी है। माँ जानती है बच्चों की परवरिश करना। बच्चे जब छोटे होते हैं माँ की गोद में सुसु पोटी कर देते हैं, माँ को बहुत परेशान करते हैं। रात भर माँ जागती है बच्चों के लिए, उनकी खूब सेवा मरम्मत करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। माँ बच्चे को 9 महीने में पेट में रखती है, पेट में पालती है उन्हें। सोचो, जो माँ खाती है वही सब बच्चे को भी खिलाती है। कितनी मेहनत, कितना त्याग करती है एक माँ बच्चों के लिए। तो ये माँ जानती है कि बच्चों के लिए कितनी मेहनत होती है और कितना त्याग करना पड़ता है। माँ इसलिए बार बार कह रही थी क्योंकि उन्होंने गौरैया की ममता और हिम्मत देखी थी। वे जानती थी कि गौरैयों ने अब घोंसला बना लिया होगा, अंडे दे दिए होंगे, इसलिए वे अपने बच्चों को छोड़ के अब कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इतनी मुश्किल परेशानी वो झेल चुके हैं। प्रसव के समय कितना दर्द होता है वो सारी चीज़ें झेल चुके हैं। तो अब वो उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि माँ होती है। अब कुछ सवाल हमारे अनुमान और कल्पना से है। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देख कर के आप क्या करते हैं, तो आप लिखेंगे कि आप क्या करते हैं। उनके लिए दाना पानी दें, उनके लिए छाया की व्यवस्था करें, लेकिन ध्यान रखें कभी भी चिड़िया के अंडों पर कभी भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि एक बार चिड़िया के अंडों पर हम इंसान हाथ लगा देते हैं तो चिड़िया फिर उस अंडे को दोबारा नहीं अपनाती है। इसलिए कभी भी गलती से भी चिड़िया के अंडों पर टच ना करें। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया। ऐसे में घर के लोगों का क्या होगा? अब देखो, घर में चूहा घुस जाए तो क्या करेंगे? चूहा तो बवंडर मचा देता है। कुत्ता घुस जाए तो भाई साहब फिर तो कोहराम मच जाए। मच्छर घुस जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। उसे मारने और भगाने में तरह तरह की योजना बनाते हैं। बिल्ली घुस जाए, कबूतर घुस जाए, कॉकरोच घुस जाए, तितली घुस जाए, मक्खी घुस जाए और मधुमक्खी घुस जाए। सोचो सांप घुस जाए तो माय गॉड, बड़ा भयंकर हालत है। अपने एक्सपीरियंस आप यहाँ पे ज़रूर जोड़ें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में इनमें से कौन घुसा और आपने फिर उसे क्या किया। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट में ज़रूर रखें। मैं अब उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? लेखक को जब इस बात का विस्मय हुआ कि गौरैया इतनी कोशिशों के बाद भी अपने अंडों और बच्चों को छोड़ के नहीं गई, उसकी ममता और हिम्मत देख करके हैरान हो गया और उसे भी अपनी माँ की याद आई, अपने पापा की याद आई होगी। माँ कैसे करके हमें माँ ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। माँ मदद तो करती नहीं, बैठे हंसी जा रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? सीधी सी बात है, माँ चाहती नहीं है कि गौरैया बाहर निकले। माँ जानती है कि उन्होंने अंडे दे दिए होंगे, घोंसला बना लिया होगा, बच्चे वो देने के लिए यहाँ पे आई हैं। क्यों भगाएंगी माँ तो मज़े ले रही थी और माँ चाहती तो चुटकी में बाहर कर सकती है। माँ है। और एक मजेदार सवाल, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद वह बूढ़ा है, सर्दी लग रही है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। और मैंने भी आपको बताया कि एक ही मौसम में सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान में रख अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा, कहाँ रहता होगा, कैसा होगा। उदाहरण दिया इन्होंने कि आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप वेशभूषा पर नहीं, उसके बिहेवियर पर। मान लीजिए घर में कोई मच्छर आ गया, क्या सोचेगा? हाँ, आज तो मैं जी भर खून पीऊँगा। ढूंढेगा, इधर देख रहा, अच्छा आज तो एक मोटा आदमी आया नया सा, इसी का खून पीऊँगा।
ठीक है। फिर चलते चलते वो किसी पतले इंसान को देखता होगा, सोचता होगा छोड़ो यार इसे रहने दो, ये तो पहले से ही पतला है, इस पे तो खून ही नहीं आएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं, आप उसके व्यवहार की बातें कर सकते हैं। पिताजी कहते हैं कि ये अगर सराय बना हुआ है, सराय और घर में कौन से अंतर होते होंगे। सराय एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आता जाता ठहरता है, चला जाता है, आना जाना लगा रहता है, किसी का रोक टोक नहीं है, वहाँ कोई स्थायी सदस्य नहीं होते। घर में परिवार में स्थायी होते, भाई रोज़ आना जाना होगा। और सराय में क्या हो गया, जो आज है वो कल नहीं है, जो परसों है वो अगले दिन नहीं है। लेकिन घर में क्या है कि घर में रोज़ आना जाना उन्हीं लोगों का होता है, वहाँ अपनापन स्नेह होता है, घर के रहने वाले एक दूसरे की परवाह करते हैं। पिताजी घर में हमेशा आने जाने वाले चूहों, कबूतरों और गौरैयों की वजह से इसे सराय कह रहे थे कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी आ रहा है जा रहा है, पता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे घर जैसे धर्मशाला बना हुआ है। आगे कुछ सवाल हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं। यहाँ पे संवाद और अभिनय आ जाता है। संवाद क्या होता है? संवाद यानी कि डायलॉग, जो कि पिक्चर मूवी में अक्सर संवाद चलते हैं, दो या दो से अधिक लोगों का आपसी बातचीत संवाद होती है। अभिनय यानी कि एक्टिंग, जैसे कि किसी नाटक में एक्टिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, कुछ ग्रामर से रिलेटेड मिलेंगे। तो ग्रामर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और ग्रामर के सारे टॉपिक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जा कर के ज़रूर देखें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारे चैप्टर भी मिलेंगे, साथ में जो भी टॉपिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी जिस भी विषय की, मुझे कमेंट कर लीजिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं आपके लिए नई नई अच्छी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।